नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं अपन। और आज का टॉपिक रहेगा मध्यकाल एवं आधुनिक काल। बेसिक सी चर्चा इसकी करेंगे, साथ में प्राचीन काल को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और एक टॉपिक इसमें कवर करवाते हैं आपका चोल साम्राज्य। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा साथियों, और हो सके तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखते हैं। भारत के मध्यकालीन और आधुनिक काल के बारे में जानकारी। मध्यकालीन, प्राचीन और साथियों आधुनिक काल के बीच का जो समय है, यह काल 700 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक ही चला। तो ये मध्यकालीन जो काल है साथियों, ये प्राचीन यानी बहुत पुराने समय और आधुनिक काल के बीच का समय है। चला कब तक? 700 ईस्वी से लेकर के 1857 तक। और मध्यकालीन काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो काल है उसको कहते हैं पूर्व मध्यकाल, और 13वीं से 18वीं शताब्दी तक का है आपका उत्तर मध्यकाल। थोड़े से ये आंकड़े हैं, इनको आप ध्यान में रखना। आधुनिक इतिहास की शुरुआत यूरोपीय लोगों के आगमन से हुई और बड़े पैमाने पर व्यापार से हुई। आधुनिक इतिहास की समय रेखा ब्रिटिश शासन के अधीन होने से लेकर आजादी तक के इतिहास को दर्शाती है। आधुनिक इतिहास में अंग्रेजों द्वारा भारत पर राजनीतिक नियंत्रण, मिलों में भारतीय श्रमिकों का शोषण, बागानों में किसानों का शोषण और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जैसी घटनाएं घटी। किसमें? आधुनिक इतिहास में साथियों। और उस समय अंग्रेजों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया, चाहे राजनीतिक कंट्रोल हो, भारतीय श्रमिकों का शोषण हो या किसानों का शोषण। और बड़ी घटना 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम की घटना थी, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया आधुनिक इतिहास में। इसको भी पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के अंतर की। साथियों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे समझना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि यह बहुत समय से घटित हो रहा है। इसलिए किसी विशेष समय अवधि को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे चरणों में विभाजित करना आवश्यक था। इसलिए इसको विभाजित किया गया 3 चरणों में: प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। साथियों, यह विभाजन संस्कृति, राजनीति आदि के विकास को देखने का एक बेहतर और सुविधाजनक तरीका बन जाता है। इससे हमें यह समझ मिलती है कि एक चरण से दूसरे चरण की शुरुआत कैसे हुई, और साथ ही हमें एक चरण में घटित समान घटनाओं की बेहतर समझ भी मिलती है कि प्राचीन काल में क्या हुआ था, मध्यकाल में क्या हुआ था। अब एक साथ में साथियों अगर कोई चीज़ पढ़ाई जाए आपको, बहुत बड़ा इतिहास है, छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उनको क्या कर दिया, पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्राचीन भारत, ये मध्यकाल और ये आधुनिक काल। अब प्राचीन भारत में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, एक निश्चित क्राइटेरिया इसमें फिक्स कर दिया कि इतनी सन तक है, इतनी सन तक है। ये क्या है? प्राचीन भारत में हुई घटनाएं। तो इससे याद करने में समस्याएं नहीं रहती हैं। उदाहरण के लिए साथियों, आधुनिक काल भारत में ब्रिटिश काल को शामिल करता है, जो हमें भारत में ब्रिटिश शासन के बाद हुई संबंधित घटनाओं का ज्ञान प्रदान करता है। यह मूलतः किसी समय अवधि का स्पष्ट विभाजन नहीं है, बल्कि यह इतिहास का एक प्रवाह चित्र है कि किस प्रकार घटनाएं एक क्रम में प्रवाहित हुई और मानव जाति आज कहाँ पहुंच गई। शुरुआत प्राचीन भारत से और आधुनिक भारत में किस प्रकार से इनका विकास हुआ है, कौन कौन सी घटनाएं इसके सामने आई हैं, इन सब का ज्ञान आपको प्राप्त इससे होता है। प्राचीन इतिहास देखिए। भारत का प्राचीन इतिहास मोटे तौर पर भारत पर मुगलों के आक्रमण से पहले के समय के इर्द गिर्द घूमता है। उस समय मुगलों ने आक्रमण नहीं किया था, इसलिए यह मोटे तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव सभ्यता से शुरू होता है, जो भील, संथाल, नाग आदि जनजातियों में रहते थे।
ये जनजातियां साथियों द्रविड़ उत्थान से पहले भारत में निवास करती थी। भारत के इस प्राचीन इतिहास को भारत में तत्कालीन मानव जाति के औजारों और विकास के आधार पर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण चरणों में वर्गीकृत किया गया है। किसको? प्राचीन इतिहास को। किसके आधार पर? मानव जाति के जो औजार हैं और उनका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके आधार पर। भारत में ताम्र पाषाण काल की अवधि बड़ी मानव सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक है। जो ताम्र पाषाण काल की अवधि है भारत में, वह मानव सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक, जिसमें महान सिंधु घाटी सभ्यता शामिल है। ताम्र पाषाण काल से पहले का चरण लौह युग है, जिसने भारत का मार्ग ही बदल दिया। पुरुषोत्तम यानी पोरस राजा महापद्म, नंद और मगध के राजा बिंबिसार जैसे महान राजाओं का विकास इसमें देखने को मिला। इसी अवधि में साथियों सिकंदर के आक्रमण को भी चिन्हित किया गया है। लौह युग आगे चलकर आपका मौर्य साम्राज्य और गुप्त वंश के महान सॉवरेन काल में बदल गया। यह आपने जाना था पिछले टॉपिक में। तो शुरुआत की बातें ये हैं साथियों कि ताम्र पाषाण काल है और उसके बाद में लौह युग है। पहले का चरण कौन सा है? लौह युग, ताम्र पाषाण काल से भी। और इसके लौह युग से आगे आपका मौर्य साम्राज्य और गुप्त वंश। तो इनको क्रम से आपको ध्यान में रखना है। इस काल में साथियों अन्य उल्लेखनीय राजा हुए हैं जिन्होंने भारत को एक महान राष्ट्र बनाया। प्राचीन इतिहास के बाद में बात करते हैं थोड़ी सी मध्यकाल इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास मोहम्मद बिन कासिम के आगमन और आक्रमण को दर्शाता है, जिसके कारण धीरे धीरे भारत में मुगलों का काल आया। इस काल में मुगल राजाओं और अन्य दिल्ली सुल्तानों का उत्थान हुआ और साथ में पतन भी। इस काल में सब कुछ है, चाहे मुगलों का स्वर्णिम उदय हो, उनके द्वारा की गई लूट हो, या बाद में मुगलों का अत्यंत दुखद अंत, सब कुछ आपको मिलेगा किसमें? मध्यकालीन इतिहास में। मुगल काल के दौरान साथियों अंग्रेजों ने व्यापारियों के रूप में भारत में प्रवेश किया, लेकिन भारतीय राजनीति को एक नए रूप में भी बदल दिया, जिसके कारण आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई। तो इतनी बातें ये मोटा मोटी तौर पर हैं, ये तो कम से कम आपको ध्यान में रखनी ही है साथियों। मध्यकालीन इतिहास है जिसमें किस प्रकार से मुगलों ने प्रवेश किया और फिर उनका उत्थान पतन, अत्यंत दुखद अंत, ये सारी घटनाएं, और अंग्रेजों ने व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया। इसमें भारतीय राजनीति को बहुत उच्च स्तर की तरफ बढ़ाया, नए रूप में बदला उसको, और बाद में शुरुआत हुई आधुनिक इतिहास की। अब थोड़ी सी बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। देखिए, आधुनिक इतिहास में विडंबनापूर्ण घटनाएं दर्ज हैं, जैसे अंग्रेजों द्वारा भारत पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण, मिलों में भारतीय श्रमिकों का शोषण, बागानों में किसानों का शोषण आदि से लेकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जैसे महान युद्ध, जिन्होंने बड़े पैमाने पर प्रभाव डाला और आज के भारत को आकार दिया। ये देखने को मिला आधुनिक इतिहास में। मोटे तौर पर साथियों भारतीय इतिहास के इन तीन चरण हैं, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं ये थी जो ऊपर आपको बताई गई हैं। इसका रिजल्ट देखिए क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि भारत की ऐतिहासिक समय रेखा को बेहतर समझ के लिए 3 चरणों में विभाजित किया गया है: आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन। इसे भारत में राजनीतिक सत्ता के समय, अवधि और विकासवादी चरणों के आधार पर विभाजित किया गया है, जो प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर मगध और मौर्य जैसे प्राचीन भारतीय साम्राज्यों से लेकर मुगल युग और दिल्ली सल्तनत तक, भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन तक, ये सारी बातें इनमें दर्शाई गई हैं ऐतिहासिक समय रेखा में। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास को 3 चरणों के द्वारा आप समझ सकते हैं। हालांकि मैंने मोटे तौर पर आपको ये बातें बताई हैं। अब बात करते हैं साथियों चोल राजवंश की। क्या है चोल राजवंश का इतिहास? टॉपिक आपके दिया हुआ है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना होगा।
राजवंश साथियों किसको कहते हैं? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। राजवंश साथियों जैसे आपके परिवार में सदस्य हैं बहुत सारे, और उन्हीं सदस्यों में से जो उम्र में बड़े हैं, जिनको काफ़ी अनुभव है, उनमें से एक सदस्य को आप क्या बनाते हैं? मुखिया बनाते हैं। क्या बना देते हैं? मुखिया। उसी प्रकार से साथियों पुराने समय में अ, जिनका समाज पर या वहाँ के क्षेत्र विशेष पर राज चलता था, उनमें से एक परिवार के व्यक्ति को वहाँ का जो राजतंत्र था उसको संभाला दिया जाता था कि आप संभालें, और उन्हीं में से फिर परिवार के अनुसार उनका छोटा बेटा उत्तराधिकारी, फिर उनके बेटे उत्तराधिकारी। तो इस प्रकार से ये राजवंश से चलता रहता था, पुराने समय की बात है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे चोल राजवंश को। इसकी स्थापना की बात करें साथियों 9वीं शताब्दी ईस्वी से। इसकी स्थापना है 9वीं शताब्दी ईस्वी से, ध्यान में रखें। और किसने किया? विजय विजयालय विजयालय चोल, ये नाम ध्यान रखें। इन्होंने इनकी स्थापना की, चोल राजवंश की। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। वह पल्लव राजवंश का सामंत था। साथियों सामंत बोलते हैं जो राजवंश के, यानी जो वहाँ का क्षेत्र विशेष को संभाल रहा है, उसके नीचे कुछ अधिकारी काम करते थे। इनकी देख रेख में उनको बोला जाता था सामंत। यानी जो भी डिसीजन लेने हैं राजा से, उनसे पूछ करके ये काम है किया करते थे। तो वह पल्लव राजवंश का सामंत था, और शुरू में उसने वर्तमान भारत के तमिलनाडु में एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। किसने? विजयालय चोल ने। अब देखिए चोल राजवंश, बहुत ही शानदार तरीके से साथियों ये इतना मैटर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार है। चोल राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। प्राचीन भारत का। तमिल चोल शासकों ने दक्षिण भारत और निकटवर्ती अन्य देशों में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया, और उसको कहा गया चोल राजवंश। किसने? तमिल चोल शासकों ने। कहाँ? दक्षिण भारत और वहाँ के निकटवर्ती जो अन्य देश हैं उसमें। ये शताब्दी वर्ष है 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक। और ये राजवंश किसका था? प्राचीन भारत का, पुराने भारत का। चोलों के साथियों उल्लेख अत्यंत प्राचीन काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। कात्यायन ने चोलों का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों में भी इसका उल्लेख उपलब्ध है। किंतु इन्होंने संगम युग में ही दक्षिण भारतीय इतिहास को संभवतः प्रथम बार प्रभावित किया। संगम काल के अनेक महत्वपूर्ण चोल सम्राटों में करी काल अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। संगम युग के पश्चात का चोल इतिहास अज्ञात है। फिर भी साथियों चोल वंश परंपरा एकदम समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि रेंडू यानी जिला कुडाया प्रदेश में चोल पल्लवों, चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के अधीन शासन करते रहे। चोल साम्राज्य वर्तमान तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में स्थित था, और इसका क्षेत्र के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव उस समय पड़ा। यह राजवंश कला, वास्तुकला, साहित्य और समुद्री व्यापार में अपनी उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो इसे प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों में से एक बनाता है। चोल वंश के संस्थापक है। चोल राजवंश की स्थापना साथियों 9वीं शताब्दी में विजय लाल चोल ने की। वह पल्लव राजवंश का संबंध था। यह पढ़ लिया गया है, दोबारा से रिपीट हो गया थोड़ा सा। अब देखिए आगे। विजयालय इन्होंने स्थापना कर दी साथियों। इनके पश्चात आदित्य प्रथम 871 से लेकर 907, इसके बाद में परांतक प्रथम 907 से 955 ने क्रमशः शासन किया। परांतक प्रथम ने पांड्य सिंहल नरेशों की सम्मिलित शक्ति को पल्लवों, बाणों, बेंडुबों के अतिरिक्त राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को भी पराजित किया। किसने? परांतक प्रथम ने। परांतक प्रथम ये आया था आपका
आदित्य प्रथम के बाद में। और शुरुआत किसने की? विजयालय ने। तो ये क्रम से आपको ध्यान में रखना है, विजयालय, उसके बाद में आदित्य प्रथम, और ये सन परांतक प्रथम, और ये सन, इन्होंने इनको पराजित किया। ये नाम दे रखे हैं पांडल, पांडे, सिंहल, शक्ति, पल्लवों, बाणों, बेंडुकों, राष्ट्रकूट जो कृष्णदित्य हैं उनको भी पराजित किया। चोल शक्ति एवं साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक परांतक ही था। चोल राजवंश दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंशों में से एक बन गया। इसके शासनकाल को तमिलनाडु के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। किसके शासनकाल को? परांतक। यह वंशावली है, थोड़ा सा इसको आप नज़र में रखेंगे। एक तरफ शासक हैं, शासनकाल कब तक किया और उसका विवरण। सबसे पहले विजयालय चोल 850 से 871 तक, चोल वंश के संस्थापक। आदित्य प्रथम आए उसके बाद में 871 से 907 तक, विजयालय चोल के पुत्र और चोल वंश का दूसरा राजा। इसके बाद में आए परांतक प्रथम 907 से 950 तक, आदित्य प्रथम के ये पुत्र थे और चोल वंश का तीसरा राजा। फिर आए गंडारादित्य, ये थे परांतक प्रथम के पुत्र और चोल वंश का चौथा राजा। देखिए क्रम से आपके बता रहे हैं आपको। अरिंजे 957 से 1014 तक इन्होंने राज किया। गंधारादित्य के पुत्र थे, चोल वंश का पांचवा राजा के रूप में ये नियुक्त हुए। राज राजा चोल प्रथम 1014 से लेकर 1044 तक राज किया। अरिंजे के पुत्र थे और चोल वंश के महानतम राजाओं में से एक राजा चोल प्रथम। इसके बाद में राजेंद्र चोल प्रथम 1012 से 1044 ईस्वी तक, राजा चोल प्रथम के पुत्र, चोल वंश के सबसे सफल राजाओं में से एक थे ये राजेंद्र चोल। इसके बाद में राजा धीराज चोल 1044 से 1052 तक, राजेंद्र चोल प्रथम के पुत्र ये थे और चोल वंश का आठवां राजा। वीर राजेंद्र चोल 1063 से 1070 तक, राजेंद्र चोल प्रथम के पुत्र और चोल वंश का अंतिम राजा। तो ये ध्यान में रखें, वीर राजेंद्र चोल, चोल वंश का अंतिम राजा। कब तक शासन किया ये भी ध्यान में रखें। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, देखिए थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं। विजयालय चोल 850 से 871 ईस्वी तक चोल राजवंश के संस्थापक थे और उन्होंने 9वीं शताब्दी ईस्वी में तंजावुर से शासन किया। वह एक महान योद्धा था जिसने पल्लवों को हराया और अपना राज्य स्थापित किया। उसे तंजावुर शहर में पहला मंदिर बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, जो चोल राजवंश का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। विजयालय चोल ने चोल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक बन गया। राजधानी देखिए, चोल राजवंश की राजधानी। चोल राजवंश की अपने शासनकाल के दौरान कई राजधानियां थी, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तंजौर के नाम से भी इसको जाना जाता था, जो राजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान राजधानी थी तंजावुर। तंजावुर वर्तमान में साथियों तमिलनाडु में है और चोल काल के दौरान तमिल संस्कृति और कला का एक प्रमुख केंद्र था तंजावुर। चोल राजाओं ने तंजावुर और उसके आसपास कई शानदार मंदिरों और महलों का निर्माण किया, जिसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भी शामिल है। बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये शामिल है साथियों, बृहदेश्वर मंदिर। और इनका निर्माण भी चोल राजाओं ने, जो तंजावुर है आपका तमिलनाडु में, उसके आसपास ही किया। कावेरी नदी पर एक बंदरगाह के साथ यह शहर व्यापार और वाणिज्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कावेरी नदी यहीं पर है। चोल राजवंश के पतन के बाद भी तंजावुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बना रहा और यह आज भी भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बना हुआ है। अब इसके मंदिर देखिए,
चोलों के मंदिर की विशेषता उनके विमानों और प्रांगणों में दिखलाई पड़ती है। इनके शिखर स्तंभ छोटे होते हैं, किंतु गोपुरों पर अत्यधिक अलंकरण होता है। प्रारंभिक चोल मंदिर साधारण योजनाओं की कृतियां हैं, लेकिन साम्राज्य की शक्ति और साधनों की वृद्धि के साथ मंदिरों के आकार और प्रभाव में भी परिवर्तन हुआ है। इन मंदिरों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभाव उत्पादक है राजराजे प्रथम द्वारा तंजौर में निर्मित राजराजेश्वर मंदिर, राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगे कोंडो चोलपुरम में निर्मित गंगे कोंड चोलेश्वर मंदिर है। चोल युग अपनी कांस्य प्रतिमाओं की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। इसमें आपकी नटराज की जो मूर्तियां हैं वो सर्वोत्कृष्ट हैं। इसके अतिरिक्त शिव के दूसरे कई रूप ब्रह्मा, सप्त मातृका, लक्ष्मी तथा भूदेवी के साथ विष्णु, अपने अनुचरों के साथ राम और सीता, शिव संत और कालिय दमन करते हुए कृष्ण की मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं। तंजावुर में यह बृहदेश्वर मंदिर बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वरम तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। 11वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजा प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर 66 मीटर ऊंचे विशाल विमान या टावर के साथ भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली मंदिरों में से एक है। दारासुरम में है ऐरावतेश्वर मंदिर। 12वीं शताब्दी में ईस्वी में चोल राजा द्वितीय द्वारा निर्मित यह मंदिर एक आश्चर्यजनक नंदी बैल सहित अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर है साथियों, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। राजा राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर अपने विशाल विमान और जटिल नक्काशीदार पत्थर की दीवारों के लिए जाना जाता है। चिदम्बरम में थिल्लई नटराज मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर जिसे कई चोल राजाओं द्वारा संरक्षित किया गया और विस्तार दिया गया। संरक्षण का मतलब उसको बचाना, अच्छे से बचाए रखना। कांचीपुरम में कैलाशनाथर मंदिर 8वीं शताब्दी किसके द्वारा? चोल राजा राजसिम्हा द्वारा निर्मित यह मंदिर अपनी विस्तृत नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। कैलाशनाथर मंदिर यह मंदिर न केवल महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है बल्कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जो हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शासन व्यवस्था चोलों के अभिलेखों आदि से ज्ञात होता है कि उनका शासन सुसंगठित था। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राजा मंत्रियों एवं राज्य अधिकारियों की सलाह से शासन करता था। शासन सुविधा की दृष्टि से सारा राज्य अनेक मंडलों में विभक्त था। मंडल कोटम या बल नाडुओं में बंटे होते थे। इनके बाद की शासकीय परंपरा में नाडु यानी जिला, कुर्रम यानी ग्राम समूह एवं ग्रामम थे। चोल राज्यकाल में साथियों इनका शासन जनसभाओं द्वारा होता था। चोल ग्राम सभाएं उर या सभा कही जाती थी। इनके सदस्य सभी ग्राम निवासी होते थे। सभा की कार्यकारिणी परिषद आडुगणम का चुनाव ये लोग अपने में से करते थे। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से उस ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। उत्तर मेरूर ग्राम शासन सभा की 5 उप समितियों द्वारा होता था। इसके सदस्य अवैतनिक थे। अवैतनिक यानी जिनको वेतन नहीं दिया जाता था एवं उनका कार्यकाल केवल वर्ष भर का होता था। ये अपने शासनकाल के लिए स्वतंत्र थी एवं सम्राट आदि भी उनकी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यानी जो सम्राट थे राजा, वो भी उनकी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये अवैतनिक थे, बिना वेतन के। चोल शासन के अंतर्गत साहित्य की भी बड़ी उन्नति हुई। इनके शक्तिशाली विजेताओं ने विजयों आदि को लक्ष्य कर अनेक प्रशस्तिपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। इस प्रकार के ग्रंथों में जय गोंडार का कलिंग तुर्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसका है ये? जय गोंडार का कलिंग तुर्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसके अतिरिक्त साथियों तिरुत्कदेव लिखित जीवक चिंतामणि तमिल महाकाव्यों में अत्यंत माना जाता है। अन्यतम इस काल के सबसे बड़ी कवि कंबन थे। कंबन चोल राजवंश में
इन्होंने साथियों तमिल रामायण की रचना कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में की। इसके अतिरिक्त व्याकरण कोश, काव्य शास्त्र तथा छंद आदि विषयों पर बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई। चोल नरेशों ने सिंचाई की सुविधा के लिए कुएं और तालाब खुदवाए और नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर के बांध से घिरे जलाशय यानी डैम बनवाए। करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम के समीप एक झील खुदवाई जिसका बांध 16 मील लंबा था। इसको दो नदियों के जल से भरने की व्यवस्था भी की गई और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करने के लिए पत्थर की प्रणालियां और नहरें बनाई गई। आवागमन की सुविधा के लिए प्रशस्त राजपथ और नदियों पर घाट भी निर्मित हुए। आर्थिक जीवन का आधार कृषि थी। भूमि का स्वामित्व समाज में सम्मान की बात थी। कृषि के साथ ही पशुपालन का व्यवसाय भी समुन्नत था, उन्नत। सवर्णकार, धातुकार और जुलाहों की कला उन्नत दशा में थी। व्यापारियों की अनेक श्रेणियां थी जिनका संगठन विस्तृत क्षेत्र में कार्य करता था। नाना देश, तिसया ऋतु, एजूरों वर व्यापारियों की एक विशाल श्रेणी थी जो वर्मा और सुमात्रा तक व्यापार करती थी। ये नाम इसी प्रकार के हैं साथियों। अब इसका पतन और विरासत है। 13वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजवंश का पतन आंशिक रूप से पांड्यों और चालुक्यों के आक्रमण के कारण हुआ। हालांकि इनकी विरासत आने वाली सदियों तक दक्षिण भारत को प्रभावित करती रही और चोल राजाओं को प्राचीन भारत के कुछ महानतम शासकों के रूप में याद किया जाता है। तो ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक काल का इतिहास, साथ में आपका चोल राजवंश। तो बड़े बड़े टॉपिक हैं साथियों इतिहास। हालांकि मैंने बहुत ही इसको शॉर्ट में किया है, फिर भी इतना बड़ा तो आपको बताना ही पड़ेगा साथियों। और कितना भी पढ़ें, देखिए इतिहास का कोई अंत नहीं है, जितना मिल जाए उतना ही कम है। तो ये मुख्य मुख्य जानकारियां हैं। मैं समझता हूँ इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन है अवश्य ही मिल जाएंगे। लगातार वीडियो को देखते रहें और हो सके तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। अब इसको अगर मैं प्रत्येक वर्ड को समझाने बैठ जाऊं तो साथियों फिर तो एक दिन में एक ही वीडियो बनेगा और वो भी समय कम से कम 4-5 घंटे इसके लिए चाहिए, तब जा कर के ये हो पाएगा। जैसे विरासत है, अब इस वर्ड को समझाएं, महानतम, प्रत्येक वर्ड को अगर आपको बताया जाएगा तो फिर समय लगना स्वाभाविक है। जितना हो सके स्पीड से पढ़ते हैं और साथ में आप भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जहाँ पर ऐसा लगे कि सर ये टॉपिक तो बहुत ही एकदम ही ऊपर से गया तो वो बताइएगा, आप कोशिश की जाएगी कि थोड़ा उससे और बेहतर किया जाए। हालांकि मैं प्रत्येक वर्ड का आपको अर्थ बता करके उसको थोड़ा बहुत समझा करके चल सकता हूँ, लेकिन क्या करें साथियों, फिर आपके टॉपिक इतने ज़्यादा हैं, आपका पढ़ा हुआ है पहले का, थोड़ा सा क्या है रिवाइज हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए